मैं डॉक्टर कल्पना से रिक्वेस्ट करूंगी आप आए और प्लांट का बुके दे करके डॉक्टर साहब का वेलकम करेंगे। हमारे सीनियर ब्रदर है मनोज भाई, जो इस इंस्टीट्यूशन से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हम लोगों के ले पर्सन्स के क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ तैयार नहीं किया, मैंने पूछा था तो इन्होंने कहा बैठ के जो क्वेश्चन मन में आएगा मैं पूछ लूंगा, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आके आज के शुरू करें। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप ये आए। तो डॉक्टर साहब, बेसिकली जो ये हार्ट डिजीज है ना, टू स्टार्ट विद, कि आज हमारे देश में इतनी हार्ट डिजीज बढ़ती जा रही है, नंबर 1 नंबर 2 पे रहती है पूरे देश में। इतना तनावपूर्ण जीवन हो गया है। तो हर एक आदमी एक इमोशनल टाइम बॉम्ब की तरफ से घूम रहा है। तो हार्ट डिजीज का जनरली क्या कारण है, और इसके लिए क्या, मतलब आप समझते हैं कि क्या करना चाहिए हम लोगों को? थैंक यू। ये बहुत अच्छा सवाल। पहले अगर हम ये देखें कि हार्ट डिजीज अगर हम क्लासीफाई करें तो 3 तरीके की होती हैं। बेसिकली वो हार्ट डिजीज जो बाय बर्थ हैं, जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, उसमें यूजुअली या तो माँ की गलती हो या जेनेटिक्स हो। बेसिकली वो प्रारब्ध बेस्ड होती है, तो उसमें हम इलाज कर सकते हैं और सही समय पे बच्चों की जान बचा सकते हैं और आगे वो ग्रो कर सकते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, एक्वायर्ड नहीं है। दूसरी है एक्वायर्ड हार्ट डिजीज। तो एक्वायर्ड हार्ट डिजीज में अगेन 2 तरीके की होती हैं। एक हार्ट की स्ट्रक्चरल डिजीज होती हैं या उनकी ब्लड सप्लाई की डिजीज होती हैं, जिसको कि हम कॉमनली हार्ट अटैक्स बोलते हैं आजकल, कि वहाँ ब्लॉक आता है, हार्ट अटैक होता है, मरीज की जान जाती है उसमें या जा सकती है। और दूसरी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट की, जिसमें सडनली कार्डियक अरेस्ट होता है। अगर आप देखो, मोस्ट ऑफ द जो आप न्यूज में सुनते हो कि हार्ट अटैक हुआ मर गया, मेनी ऑफ देम आर नॉट हार्ट अटैक्स, दे आर कार्डियक अरेस्ट विच इज इलेक्ट्रिकल डिजीज। अब ये दोनों बीमारियां एक्चुअली एक्वायर्ड हैं और इनके रिस्क और मेन चीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रेस है, स्मोकिंग है। दीज आर ऑल एक्वायर्ड थिंग्स विच एक्चुअली प्रोड्यूस रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग दिस प्रॉब्लम। और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इश्यूज में हार्ट का, एक्सेप्ट फॉर अ वेरी स्मॉल congenital syndromes, it is all acquired, and they are directly related to lifestyle and stress. And this starts not only कि जैसे एडल्टहुड में लोग कहते हैं 40 के बाद होगा, ये एक्चुअली बचपन की एज से ही अगर ये रिस्क शुरू होता है और धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती हैं, सडनली जो हमें पता चलता है तो बहुत बढ़ चुकी होती हैं। तो इसका मेन कारण स्ट्रेस है एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। एंड स्ट्रेस का भी मेन कारण इज नॉट occupational stress, it is the mental attitude. So अगर आपका बहुत स्टडीज हुई हैं, वन ऑफ द स्टडीज विच इज मोस्ट कोटेड इज, सबसे बड़ा अगर आप दवा सोचें या प्रिवेंशन सोचें हार्ट अटैक्स का और स्ट्रोक का, इज योर पावर टू forgive. You can forgive yourself and forgive the other people, your stress levels actually come down by 80%. So that is very important, that emotional stress is very important. दूसरा, अगर आप दूसरे के लिए सोचते हैं, एम्पैथी, दैट अगेन इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स, फॉरगिवनेस, एम्पैथी एंड सर्विस, selfless service. This can bring down stresses, not only reduce heart attack, electrical death, but also can reduce risk of cancer. कैंसर का भी अगर आप देखो, आज की तारीख में हर आदमी के अंदर कैंसर सेल्स होते हैं, जिसको कि बॉडी की अपनी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय करती रहती है। जैसे हर आदमी के अंदर, इंडिया में एटलीस्ट ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होता है, जब इम्यूनिटी डाउन होती है तब ट्यूबरक्लोसिस क्लियर अप करती है। ऐसे ही जो इम्यूनिटी कैंसर सेल्स के अगेंस्ट होती है, वो अगर डाउन होती है, वो डाउन इन्हीं कारणों से होती है, तो कैंसर बढ़ते हैं। इसीलिए आजकल स्ट्रोक बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डेथ बढ़ रही हैं। तो मेन कारण वहाँ पे है, रादर देन
ये ना खाओ वो ना खाओ, इससे इतना फर्क नहीं है. So this is the modern theory of actually preventing heart disease, and it is directly related to inflammation in the arteries rather than all these risk factors which build up. थैंक यू डॉक्टर साहब. तो इसका मतलब कि जो लाइफस्टाइल है, और एक हो गया साइकोसोमेटिक जो रीजंस है कि हमारे सोचने के ऊपर जो है इस पर डिपेंड करता है. तो जैसे कोई अपने दिल में, जैसे आपने बोला कि स्ट्रेस फ्री होने के लिए फॉरगिवनेस एंड सर्विस एंड सेल्फलेस, तो कहते हैं ना कि दिल में अगर बहुत कुछ भरा हुआ है तो हार्ट ब्लॉक होगा ही होगा, है ना. तो इसका मतलब अगर दिल में हम लोग जैसे किसी के प्रति अशुभ भावना है, या किसी के प्रति हर्ट हर्ट की फीलिंग्स हैं, या नेगेटिविटी की फीलिंग्स हैं, ये सब चीजें हैं, या बहुत कुछ दिल में स्टोर भी करके रखा हुआ है, पुरानी बातें, ये सब नेगेटिव, तो क्या ये भी सब हार्ट डिजीज को कंट्रीब्यूट करती है? Definitely, not only heart disease, cancer, migraine, everything, irritable bowel syndrome, bowel cancer, ये हर चीज को कंट्रीब्यूट करते हैं. और अगर जैसे आप फॉरगिवनेस की भी बात करें तो फर्स्ट यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ टू फॉरगिव अदर्स. सारी चीजें तो आपके माइंड में. अगर एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप देखो वेरी यंग एज, वो बड़ा खुश रहता है, उसको डिजीजेस बहुत कम होती हैं, होती भी हैं तो इतनी जल्दी ठीक होती हैं बिकॉज बॉडी हैज दैट सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी. वो जैसे जैसे आप इस तरीके से लाइफस्टाइल जिसमें एक्वायर्ड ये सारे स्ट्रेसेस आते हैं, नेगेटिविटी आती है, तो बॉडी की कोपिंग एंड हीलिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें आने ना दें, आए तो निकालें. और इसी संदर्भ में स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव अ अनइंटरप्टेड एंड uninterrupted, very natural and a spontaneous sleep. It should be at least 4 to 6 hours because उसी समय सारे रिपेयर होते हैं बॉडी के, जितने डैमेज होते हैं सेलुलर लेवल पे, और उसी समय आपका एक स्टेट होती है जिसमें कि आपका मन शांत होता है. Then only the body can recover. With all these thoughts, it is impossible for the body to recover. नींद आना भी बहुत जरूरी है, और वो भी आपने बोला स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि आपने लेटे और 5 मिनट में या 10 मिनट में अनइंटरप्टेड. तो डॉक्टर साहब, जैसे ये मन में विचार आते हैं, थॉट चलते रहते हैं, मन में सबके विचार आते हैं, थॉट चलते हैं. अब ये थॉट में कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ, तो क्या ये नेगेटिव थॉट्स जो चलते रहते हैं, तो क्या ये हमारे बॉडी के सेल्स को, जैसे आपने बोला कि उनको भी अफेक्ट करते हैं ये? क्योंकि आजकल कैंसर की डिजीज भी बढ़ रही हैं, हार्ट की तो आपने बोला, आपने कैंसर का भी जिक्र किया, ये कैंसर की भी बढ़ रही है. तो क्या ये जो प्रभाव है एनवायरनमेंट के अलावा, ये हमारे अंदर से प्रभाव आ रहा है इसके ऊपर? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आप देखो ना, ह्यूमन बॉडी जो है एक सेल 2 सेल से बनती है. मदर का एग और फादर का स्पर्म मिला के एक सेल. फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गन इट एक्चुअली डिवाइड्स टू 2 सेल, 4 सेल, 16 सेल, करते करते ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन सेल्स की बॉडी बनती है. एवरी सेल हैज अ इनेट मेमोरी. So every cell is like a living individual in entity which is actually interacting with the other cells, surrounding cells. So that happy atmosphere, agar aap bolo in general terms, has to be at every cellular level, and that is getting destroyed. Agar aap ek medicine ki different एक साइंस है या डिफरेंट ब्रांच है जिसको हम क्वांटम हीलिंग बोलते हैं, क्वांटम हीलिंग. So quantum healing works on this principle, that every cell has an innate capacity and an innate mind, and uski and all the diseases actually originate at a cellular level. तो वहाँ पे आप उसका करेक्शन करते हैं, and every cell is actually getting stressed and actually recovering in the body and then getting replaced. It is not the same cell, so every cell replaces. If you can attack or sort of target those areas of healing, you can actually heal yourself in a much bigger way. In terms of any disease, mental or physical or emotional or spiritual. So I think Brahma Kumari's meditation and most of the other meditations or deep philosophy में तो वहीं पे attack करते हैं, वहीं पे work करते हैं. And the easiest way to work is when you don't think you're a body, you actually think what you are.
then you can control your thoughts very well. तो जैसे कुछ भी विचार है तो ये सारे सेल्स को अफेक्ट करते हैं हमारे, और जैसे थोड़ी देर के लिए भी मान लो हमने कुछ नेगेटिव सोचा, कुछ भी सोचा, मान लीजिए 5 मिनट ही सोचा, और तो क्या वो 5 मिनट भी सोचा तो मतलब वो भी इफेक्ट अपना डाल के जाएगा? बिल्कुल डाल के जाएगा। और अगर आप देखो, अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गन, या सॉरी सिंगल सेल जीवक है, उसको भी सारे इमोशन होते हैं। आप उसको केमिकल डालो, अपने को विड्रॉ कर लेगा, उसको अच्छी चीज डालो, उसको एनगल्फ कर लेगा। So that memory, that sort of a living response is there in each and every cell. And whatever, अब ये है कि both positive and negative दोनों का impact होता है, but you have to make sure that the positives are more and the negatives are less, जितना आप कर सको. And then the body has a innate mechanism भगवान ने दिया है जो recover करता है उसको. I mean, the negativity at every level is destroyed, both at the memory level and at a cellular level. तो ये बहुत इंट्रिकेट चीजें हैं, आजकल काफी रिसर्च इस पे हो रही है, डिवाइन एंड क्वांटम हीलिंग पे, एंड दैट इज व्हाई दैट इज आल्सो अ बेसिस वेयर यू कैन एक्चुअली, एंड दीज आर ऑल एनर्जी बेस्ड हीलिंग, यू कैन एक्चुअली हैव अ डिस्टेंट हीलिंग एज वेल, नॉट ओनली जैसे आप एग्जाम्पल वैसे ही देखो, घरों में पेरेंट्स की दुआ से बहुत कुछ ठीक हो जाता था, तो इसीलिए होता है बिकॉज दे हैव दैट पावर एंड कनेक्शन ऑफ क्वांटम हीलिंग। या प्रार्थना से बहुत चीजें सही हो जाती हैं, इवन दूसरों की अगर हो और बहुत इंटीमेटली अटैच्ड हो, तो यू कैन ट्रांसफर दोज एनर्जीज एंड एक्चुअली हील दोज पीपल। एक्चुअली ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि रिसर्च वगैरह पूरे वर्ल्ड में बहुत हो रही है इस समय, और रिसर्च इसी चीज पे हो रही है कि कैसे मेडिटेशन से या एनर्जी से मतलब हम डिजीजेस को ठीक कर रहे हैं, और हो भी रही है। कई ऐसे केसेस हैं जो कैंसर भी रिवर्स हो गया, क्योंकि सेल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदल गई, है ना? तो डॉक्टर साहब हमें करना क्या चाहिए? जैसे हार्ट डिजीज बढ़ रही है, कुछ भी है, एक तरफ तो ये बात हो गई कि भी हमें ये इस चीज पे ध्यान देना है, अपने थॉट लेवल पे हमें ध्यान देना है। अच्छा, जैसे हमारी फीलिंग्स है, हाँ, या हमारे कुछ ऐसे संस्कार हैं, फीलिंग्स ऐसी हैं कि फियर है, किसी को किसी चीज से फियर है, या एंग्जाइटी है। मान लीजिए सब लोग ऑफिस में और सब काम भी करते हैं, वर्किंग है, तो उसमें एंग्जाइटी है, तो वो एंग्जाइटी भी जो है हार्ट अटैक में कंट्रीब्यूट करेगी, उसको वीक बनाएगी। तो हमें उस एंग्जाइटी को कैसे वो करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए? क्योंकि एंग्जाइटी एक बार शुरू हो जाती है तो लोगों को जैसे नींद भी नहीं आती है रात को। अगर मान लीजिए कोई थॉट एक चल पड़ा, तो दे आर नॉट एबल टू स्टॉप दैट थॉट, वो चलता रहेगा, घंटे 2 घंटे नींद तब तक चली जाएगी, नींद भी नहीं आएगी और कुछ नहीं। तो इसका कैसे आप सोचते हैं कि हम करें एंग्जाइटी का? तो अगर आप एंग्जाइटी देखो, एंग्जाइटी इज बेसिकली रिलेटेड टू, यू नो, इट ऑलवेज एन एंग्जाइटी इज रिलेटेड टू लूजिंग समथिंग, whether it is life, whether it is someone whom one love, or property or whatever. The root cause of anxiety is attachment. अगर आप अटैचमेंट अपने को रियली अपने सेल्फ में रहो, जैसे यहाँ ब्रह्म कुमारी में बताते हैं, और अपने अपने स्वरूप में रहो, तो फिर एंग्जाइटी ब्रेक करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका वही है। अगर अटैचमेंट हटा तो एंग्जाइटी की कोई चीज ही नहीं है। एंड व्हाट आई थिंक, एंड मुझे जो समझ में आता है मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसकी, अगर ये मालूम हो कि हर चीज हमें छोड़नी है, वो छोड़नी है ही, अगर आप ना भी छोड़ना चाहो तो डेथ के समय सब छोड़ना ही है। तो अगर आप जीते जी छोड़ना शुरू कर दो इमोशनली, योर एंग्जाइटी लेवल्स आर गोइंग टू बिकम वेरी वेरी लेस। So I think this is the best way to reduce anxiety, is start emotionally leaving things and being attached to things. If you are not attached, तो फिर आपको इतनी एंग्जाइटी होगी नहीं. We actually are so attached to so many things, and so most of these things, most everything is so temporary, and it is going to have its own decay and it will go away. जब हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जनरली वो सब क्या हार्ट डिजीज से कुछ मेडिकेशन शुरू हो जाती है, तो वो सब जो मेडिसिन हैं अ, जैसे एंजाइटी है, तो क्या मतलब उसकी वो मेडिसिन क्या करती है? वो मेडिसिन एक्चुअली कुछ नहीं करती, एक चीज, अगर इफ आई एम ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एक्सेप्ट, अगर
जेनेटिक या बहुत chronic complicated depressions and anxiety हो, they don't spend time with patients, तो उसको डोप कर देते हैं। वो क्या करती है कि आपके ब्रेन की एक्टिविटी को ही कम कर देती है, नम कर देती है। इट इज लाइक अल्कोहल, कि उस एक्टिविटी को नम कर देती है, तो आप उतनी एंजाइटी कर ही नहीं पाते हो, बट इट्स सो टेम्परेरी, बट देयर आर सो मेनी साइड इफेक्ट्स। द होल concept of treating all these anxiety disorders and other disorders should be to work with the patient, but that requires a long time, and patient's acceptance and willingness to understand the truth and actually work on his anxiety, because है तो सारा acquired ही चीज। अब उस पे डॉक्टर्स बिलीव नहीं करते और टाइम नहीं होता, so they just keep giving medicines which have lot of effects and addicting properties. So that's not a good way to treat, and this is happening more and more because लोग एक साथ नहीं रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली थी, अब न्यूक्लियर क्या मतलब, इंडिविजुअली रह रहे हैं, दे नॉट इवन लिविंग एज हस्बैंड वाइफ और इन 4 of them। तो ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो एंजाइटी में अगर कोई डॉक्टर्स और स्कूल लेवल से बताया जाए कि एंजाइटी से बचना कैसे है, इसका what is the basis of anxiety, how to get rid of anxiety, how not to fall in this trap, those are the things which actually should be taught at the school level। जैसे हम सिखाते हैं कि अल्कोहल के ये साइड इफेक्ट्स हैं, अल्कोहल एडिक्शन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, करेक्टर सही होना चाहिए, वहाँ ये भी सिखाना चाहिए कि जब आप ग्रो करोगे तो एंजाइटी स्कूल लेवल पे ही होती है, इतनी एंजाइटी कि एंजाइटी क्यों होती है, इससे कैसे बचना है। देन younger mind and fertile minds can actually get into a lot of innovative ideas and ways to actually treat anxieties and prevent anxiety। I mean, इन बच्चों को ही इन्वॉल्व करें एंजाइटी रिडक्शन मैकेनिज्म में, they can probably come out with much better ways to reduce anxiety। तो आप जैसे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को क्या बताना चाहेंगे कि एक तो वो साइड हो गई हमारी, इस सबके लिए दिल में प्रेम है, मतलब जो दिल है वो भरा हुआ नहीं है ना, किसी भी चीज से, किसी बातों से, हेट्रेट से, हर्ट से, है ना, वो गांठें नहीं है, मतलब इस तरह की। और सेकेंडली फिजिकल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, जैसे आप जो एडवाइस करोगे कि हम अपने हार्ट की ज्यादा केयर कर सकें। So physical level pe we have to reduce the risk factors। So risk factors, like if we come one by one, no addictions, so no alcohol, no tobacco, no drugs, nothing। एक तो ये है। दूसरा एक्सरसाइज। I mean, one sedentary life जो आजकल बहुत हो गई। अभी क्या हुआ, कोविड के बाद जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, I see at least 40% of my patients are young patients because of work from home वाले में they are getting obese, they are getting diabetes, blood pressure, dyslipidemia, anxiety, बाहर का खाना खाते हैं, तो every lifestyle is totally gone। So one has to work, work means work on himself, do exercises, at least exercise का ये है कि at least 40 to 45 minutes a day of brisk exercise, that is important। When you say exercise, it doesn't mean कि walking कर ली या अपने steps नाप लिए, those are not good exercise। The exercise you actually, अगर जनरल वर्ड्स में देखें, आप एक्सरसाइज तब कर रहे हो जब आपको पसीना आ रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हो, या शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। वो लेवल ऑफ एक्सरसाइज शुड बी 40 to 45 minutes a day। If you do that, not only you control all these risk factors, you also control fatty liver, diabetes, ज़्यादातर चीज़ें इससे ठीक हो जाती हैं अगर वो जेनेटिक कॉज की नहीं है। Then the third thing is the type of food you take। Again, it's very important। ये anything which is packed should not be taken। Natural form में चीज़ें लें, packed food ना लें, fried fatty food ना लें, बासी खाना ना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। ऐसे रखा हुआ खाना आज का कल खा लिया, सुबह का रात खा लिया, वो ठीक नहीं है। This is one part of the food which one should not take। And the second thing is more natural food, more fruits and vegetables in raw form, that is the best। And third, again the quality of food, कैसे बना है, किस hygiene से बना है, किस thought से बना है, that is important। And the way you eat your food is also very important। It should not be a hurried eating, चलते चलते दौड़ते दौड़ते खा रहे हैं, गाड़ी चलाते खा रहे हैं, those are American ways। So we are having those diseases। बैठ के शांति से भगवान का प्रसाद
समझ के खाएं। तो क्या होता है, फूड का डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट यू टेक द फूड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सलाइवा, then the way the food goes down into the stomach, it is again a neuromuscular act. अगर आपका थॉट सही है और आप शांति से खाएंगे तो फूड बड़े इजीली पेट में जाएगा, पेट में एसिड प्रोडक्शन एडिक्वेट होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा, एंड देन इट विल गो टू द इंटेस्टाइन विच विल एक हिसाब से वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और मोटिलिटी को कंट्रोल करेंगे। एंड नेवर ईट, नेवर ड्रिंक वाटर विद फूड, स्पेशली मेजर फूड्स के साथ, because then it sort of dilutes your acid and it does not allow the food to become, properly be digested, और फिर वो toxic हो जाता है. And toxic food creates a lot of issues like cancer, like heart disease, like fatty liver. So this is important. And then again, I told you sleep, quality of sleep and duration of sleep is very important. And of course, thoughts. So wo thought is the main thing one should work on. If you are doing all this, 90% of diseases can be prevented because body has tremendous capacity to heal itself. अगर आप जब सोते हो तो 80% of the activity of the body is to heal you, right from mental level to cellular level, physical level, सारी healing होती है, रिपेयर होता है. बट उसके लिए अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया रात में, बहुत हैवी खाना खा लिया, बहुत लेट खाना खा लिया, तो it becomes toxic, then the repairing capability of the body is gone. तो ये चीज़ तो फिजिकल फॉर्म में है, बट अगर आपका माइंड सही है तो 80% बीमारी आपकी नहीं होगी या सही हो जाएगी. डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला ना ब्रिस्क वॉक 45 मिनट्स एंड पसीने आ जाएं, ये आ जाएं, अब एक एज से ऊपर जो है लेट्स से मोर देन 60 या इतना ज़्यादा ब्रिस्क नहीं होता, या और तो फिर कैसे करा जाए? That again depends. If you have started exercising early, तब तो नहीं आएंगे. I've seen people with 80 years of age, they walk to 1.5 to 2 hours a day, and पसीना इतना, मतलब I'm talking of a younger person, पसीना उनमें तो it's better कि मतलब सांस ना फूले, और जितना ब्रिस्क कर सकते हैं उनमें भी वही चीज़ है, अच्छा रहेगा. Because as you grow old, your circulation becomes sluggish. So you need to sort of improve your circulation, but with practice वो आ ही जाता है. I've seen old people walking very briskly, provided they can, and provided they don't injure their, knee injury now or back injury now. And treadmill is a very bad way of exercise or walking. Walking is any day better, 100 times better than treadmill. Because treadmill affects your spine, you affects your joint in a very bad way. So that's not a substitute of not walking. Walking is the best. हाँ, अगर इस जगह पे हो जहाँ आप चल ही नहीं सकते हो, बाहर जगह ही नहीं है, environment बहुत खराब है, pollution है, then you can do it at home, but then don't make it inclined. It has to be flat with very good shoes. ये तो आपने अच्छी बात बताई कि ट्रेडमिल वगैरह आजकल बहुत चल रही है. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बोला कि जैसे बासी खाना भी होता है ना, तो किसी घर में कई बार टेंडेंसी होती है कि भी फ्रिज में खाना रख दिया, रात को सुबह खा लिया, तो आपने अभी बोला बातों में कि भी वो भी ठीक नहीं है खाना, तो उसमें क्या? बासी खाना ठीक नहीं है, और उस खाने को गर्म करके खाना तो बहुत ही टॉक्सिक है. अगर जैसे आपने खाना रखा फिर गर्म कर लिया, देन इट नेक्स्ट डे कर लिया, उसी दिन रात में कर लिया, देन it produces a lot of oxidants. They are like direct toxins to the arterial wall. वो हार्ट अटैक के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, या कोलेस्ट्रॉल जमा होने के लिए. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैटी लिवर एंड लिवर कैंसर. तो वो तो करना ही नहीं है. द सेकेंड थिंग इज माइक्रोवेव. बड़ा फैशन हो गया कि खाना लो माइक्रोवेव में गर्म कर दो. इट डिस्ट्रॉयज द फूड कम्प्लीटली एट ए सेलुलर लेवल. आप खाना देखो, जो उसका कंटेनर है माइक्रोवेव वाला, वो गर्म नहीं होता, बट द फूड इज वेरी हॉट बिकॉज इट इज हीटिंग एट अ सेलुलर लेवल. एवरी सेल के उसके मतलब वाटर कंटेंट को वो हीट करता है. So it destroys the food completely. It produces the food to be very very carcinogenic, cancer producing food रहता है. उसको तो कभी भी नहीं करना चाहिए कि माइक्रोवेव में. and you won't believe कि माइक्रोवेव डेवलप हुआ जापान में, बट कोई यूज नहीं करता. They don't use microwaves in Japan, but the technology was developed in Japan.
ये तो बहुत कॉमन चीज हो गई है कि फैशन स्टेटमेंट हो गया है कि माइक्रोवेव कर लो, इट शुड नेवर एवर बी यूज। तो माइक्रोवेव हीटिंग इज द वर्स्ट हीटिंग। अब एक और बात और बताइए, जैसे आपने ब्रह्मा कुमारी का कोर्स किया, उससे पहले जो आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, जो हार्ट डिजीज वाले होते हैं, और इसके जो बात करते हैं, तो क्या परिवर्तन आया है, मतलब इफेक्ट में और आपके ट्रीटमेंट में? इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ कि मुझ में क्या फर्क आया और पेशेंट में क्या फर्क आया। तो मुझ में फर्क तो यह है कि मेरा एक मतलब आई ट्रीटेड लाइक अ सर्विस टू गॉड या भगवान, उस पेशेंट में देख के मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सेवा भावना आई और डिटैचमेंट भी आया कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, मैं ईगो हट गई, तो रिजल्ट्स आर मच बेटर। पेशेंट को जब हम करते हैं तो अगेन आई सी पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैव कम डाउन ड्रास्टिकली, पेशेंट का सक्सेस रेट्स हैव गॉन अप ड्रास्टिकली इन मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आई डू। एंड देन whenever I am doing with that spirit, पेशेंट की compliance बहुत बढ़ जाती है। पेशेंट listens to you, पेशेंट slowly gets affected by your way of thinking, धीरे धीरे उसकी एंग्जाइटी लेवल कम हो जाती है। एंड देन if some of them they are willing to change their lifestyles and attitude, then we help them, तो उनमें काफी फर्क आता है। तो दोनों में बहुत फर्क आता है। एंड द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग हैज कम डाउन। मतलब आई वर्क टिल कभी कभी 12, 1, 2 बजते ही है मुझे, बट स्ट्रेस नहीं होता। इट इज लाइक अ enjoyment, it is like a detached way of working. Sleep, I sleep, मतलब मैं 6 घंटे तो सोता हूँ, but then I sleep in just 1 or 2 1 minute से भी कम लगता है मुझे सोने में। So that way I have a very sound sleep, but timings are variable because मेरा nature of work ऐसा है कि emergency रात में ज़्यादा आती है, but more or less things work out very well. पहले जिस चीज़ में स्ट्रेस होता था अब उस चीज़ में स्ट्रेस नहीं होता। I enjoy those things. थैंक यू डॉक्टर साहब। तो हमने देखा कि जो ये डिजीज है, हार्ट डिजीज हुई, कैंसर डिजीज हुई, कुछ भी हुई, तो ज्यादातर जो कारण है वो हमारे से इमनेट होता है, हमारे सोचने के ढंग से निकलता है। हम सोच कैसे रहे? आजकल कैंसर बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हमारे विचार अगर हम देखें तो हमारे विचार भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और शायद हम अनजाने में ही बहुत कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वेस्ट सोचते रहते हैं, एंड हमें मालूम नहीं कि कब कहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा एक थॉट भी, अगर एक विचार भी हो तो वो विचार भी डेंजरस है, वो भी अपना इफेक्ट जरूर डालेगा। तो अगर हम कंटिन्यूसली अनअवेयर होकर सोच रहे हैं, बिना कुछ वॉच किए हुए कि हम क्या सोच रहे हैं, तो शायद यही एक कारण है कि कैंसर डिजीज भी इतना बढ़ रही हैं और हार्ट की डिजीज बढ़ रही है, क्योंकि जैसे ही वो स्ट्रेस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ आपके, और आपके थॉट रुकने बंद हो गए, तो इमिजिएटली। सर डॉक्टर साहब, आपने एक चीज बताई, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, दोनों में अंतर है। एक इलेक्ट्रिकल साइड पे है और एक चोक होने की वजह से हार्ट। और जो इलेक्ट्रिकल साइड पे है, तो उसमें तो शायद पेशेंट को टाइम ही नहीं मिलता, 1-2 मिनट का ही टाइम मिलता है। तो ऐसे समय कोई स्थिति हो, कोई पेशेंट आ जाए, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करके हम क्या करें किसी के लिए? तो उस समय जो कार्डियक अरेस्ट होता है ना, वो उसमें क्या होता है कि हार्ट फिब्रिलेट करने लगता है। मतलब एक नॉर्मल हार्ट कॉन्ट्रैक्शन आप देखो, वो चैम्बर बाय चैम्बर होता है, एंड इट्स अ सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज एवरी हार्ट हैज एन इलेक्ट्रिकल पेसमेकर एंड नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसमें, उसके हिसाब से सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे वो पंप कर पाता है ब्लड, और ब्लड प्रेशर जनरेट कर पाता है। जब हार्ट में chaotic इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, तो इट्स लाइक हार्ट ऐसे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह ऐसे ऐसे हिलने लगता है। इट इज प्रैक्टिकली कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है और कोई ब्लड पंप नहीं हो रहा है। और उससे क्या होता है, जब वो ब्रेन में, हार्ट में, सारे ऑर्गन्स में ब्लड नहीं जाता है, तो सडनली पेशेंट बेहोश होता है, फिर उसको मिर्गी टाइप के सिम्टम आते हैं, हार्ट में नहीं जाता है, एंड पेशेंट डाइज। उसको ट्रीट करने का बेस्ट तरीका यह है कि जैसे हम लोग आजकल सीपीआर सिखाते हैं, एवरीबडी इन द कम्युनिटी शुड नो हाउ टू डू अ सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की, कैसे कार्डियक मसाज दें या शॉक करें। आजकल ज़्यादातर पब्लिक प्लेसेस में शॉकिंग डिवाइस तो अवेलेबल हैं,
बट अगर ना भी हो तो कैसे क्लोज कार्डियक मसाज दें और कैसे उसका एयरवे हम अगर मेंटेन करें। तो जब हम मसाज देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है और ये जो शॉर्ट सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल, वो ब्रेक हो जाता है। इफ पीपल कैन एक्ट विद इन 3, 4, 5 minutes, most at least 50% of these electrical deaths can be you know averted or avoided, or these people can be resuscitated. जैसे मॉर्निंग वॉक में लोग जा रहे हैं, जिम में, अब जिम में गए, सडनली डेथ हो गई, दैट इज नॉट बिकॉज कि हार्ट अटैक हो गया, दैट इज बिकॉज उस समय इतनी सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, ओवर जिमिंग होती है। जो फूड देते हैं जिम में, वो कोचेस देते हैं, दोज आर हार्मफुल फूड्स। तो इतनी सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इतने न्यूरो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हार्ट को बहुत स्टिमुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकली, एंड दैट प्रोड्यूसेस दिस सॉर्ट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। इसलिए उस जगह पे लोगों को आइडिया होना चाहिए कैसे मसाज करें और कैसे शॉक करें, तो बहुत लोग बच सकते हैं इसमें। So any sort of stress, how is it related to sudden cardiac arrest? Any stress produces hypersympathetic tone, मतलब sympathetic activity मतलब जैसे जो fear fighting वाली होती है ना, जैसे कुत्ता दौड़ा रहा है, कोई आप भाग रहे हो एकदम से, उस समय जो बॉडी की कंडीशनिंग होती है उसमें बहुत से कैटेकोलमिन सीक्रेट होते हैं, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, डोपामिन। तो उससे क्या होता है कि वो उसके लिए जरूरी है कि बॉडी को फियर एंड फाइट वाले रिएक्शन में लाने के लिए, कि सडनली ग्लूकोज बढ़ जाए, सडनली कॉर्टिसोल लेवल बन जाए, सडनली एलर्जी आ जाए, बीपी बढ़ जाए, वो एक कोपिंग मैकेनिज्म है। बट इफ यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ लैक ऑफ स्लीप, यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टी, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड एक्सरसाइजिंग एंड अंडर स्ट्रेस एंड स्लीप डिप्राइव्ड, व्हाट हैपेंस कि आपकी पूरी स्टेट ही वैसी हो जाती, then your heart becomes very susceptible for electrical cardiac arrest. And इसके साथ अगर आपको हार्ट की आर्टरी की डिजीज भी है या डैमेज्ड हार्ट है तो और भी ज़्यादा हो जाता है इसके चांसेस। तो बेस्ट तो ये है, एवरीबडी शुड नो CPR कि कैसे करना है, बहुत आसान उसको करना, और उससे काफ़ी जानें बच सकती हैं। और दूसरा, इस तरीके की सिंपैथेटिक स्टेट्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कोई बहुत थका है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, उस समय वो एक्सरसाइज करने लगे, तो विच इज़ नॉट गुड, उसमें इसके रिस्क बहुत बढ़ते हैं। एंड स्पेशली एक्सेसिव जिमिंग ऑल्सो इज नॉट वेरी गुड, यू नो, इट हैज़ टू बी इन अ प्रॉपर वे। अगर जिस तरीके से आजकल लोग कर रहे हैं, इसलिए यंग लोग ज़्यादा मर रहे हैं, बिकॉज इज एक्सेसिव जिमिंग एंड एक्सेसिव सिंपैथेटिक एक्टिविटी विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। एंड ये चीज़ें अगेन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड यू नो एंड माइंड एक्टिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग होता है, आप देखते हो कि फैमिली में एक डेथ हुई, दूसरे की डेथ हो गई शॉक से, तो दिस इज एन इलेक्ट्रिकल डेथ। तो दैट इज नॉट कि कोई हार्ट डिजीज थी, बट सडनली इतनी कैटेकोलमिन रिलीज हुई कि वो मर गया, ये बड़ा कॉमन है। या एकदम से कोई फियर हुआ, दिस इज इलेक्ट्रिकल डेथ। मेनी टाइम्स इन कोविड दोनों तरीके की डेथ्स काफ़ी हुई, बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ फियर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर साइकी ठीक हो, फियर ठीक रहे। CPR सबसे जरूरी है। CPR बहुत सिंपल है कि मरीज को फ्लैट जमीन पर लेटाना है, उसकी गर्दन एक साइड करनी है, जबान को बाहर खींचना है कि एयरवे मेंटेन रहे, और इसको चेस्ट को करीब 80 से 100 बार सेंटर में बहुत तेजी से दबाना है, छोड़ना दबाना है, 80 to 20 टाइम्स अ मिनट। तो उससे ब्लड प्रेशर जनरेट होता है एंड 50% of people will come back to normal sinus rhythm. पता की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई मरीज जैसे ठीक ठाक है, एकदम से गिर गया और उसका आपने देखा कि हार्ट नहीं चल रहा है या पल्स नहीं आ रही, तो यू डू दैट, कोई नुकसान नहीं है उससे। और अगर किसी को पेन हो रहा है, पसीना आ रहा है और सांस फूल रही है, तो ये नहीं, नो इट इज हार्ट अटैक, इट इज नॉट अ सडन अरेस्ट एंड सडन डेथ। क्या करना चाहिए तब जो हार्ट अटैक है तो फौरन, अगर आप घर पे है तो पहले एक एस्पिरिन की गोली च्यू करनी है, swallow नहीं करनी, तो इट विल प्रिवेंट 50% ऑफ डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक, एंड इमीडिएटली हॉस्पिटल को रेफर करना है, बिकॉज वहाँ तो या तो क्लॉट वो इसलिए होता है कि हार्ट की आर्टरी में क्लॉट आ जाता है, तो ब्लड सप्लाई एकदम रुक जाती है। इधर यू कैन गिव मेडिसिन इंट्रावीनसली विच विल ब्रेक द क्लॉट, और यू कैन टेक द पेशेंट फॉर एंजियोप्लास्टी एंड ओपन द वेस्ट, but it has to be done within the first 3-4 hours.
6 घंटे के बाद हार्ट की मसल परमानेंटली डेड हो जाती है, और 5 मिनट के बाद ब्रेन की टिश्यू परमानेंटली डेड हो जाती है। तो अगर कार्डियक अरेस्ट है, इट हैज टू बी डन देन एंड देयर टू रिवाइव द ब्रेन एंड हार्ट, एंड अगर कार्डियक हार्ट अटैक है तो इट हैज टू बी डन विद इन फ्यू आवर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हमें। एंड ऑडियंस में भी अपने भाई बहन भी कुछ पूछना चाहें तो ये जाएगा दीदी वहाँ तक? आप आ जाइए पहले, आप भी इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस का और जो भी हो, तो एक साथ हमको दोनों के आंसर, दोनों तरह के आंसर्स एक साथ मिल जाएंगे कि स्पिरिचुअलिटी को कैसे ऐड करना है, और प्लस डॉक्टर साहब तो नहीं है। एक बहुत इम्पोर्टेंट अभी आपने बोला कि कुछ होने से स्ट्रोक में और हार्ट के उसमें क्या डिफरेंस है, एक बार ये बताइएगा प्लीज। हाई बीपी की वजह से स्ट्रोक भी आता है ना, तो दोनों का कैसे पता चलेगा कि क्या है? ये कारण स्ट्रोक और हार्ट अटैक के सेम है। स्ट्रोक जब आता है जब ब्रेन की आर्टरी में क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लड नहीं जाता, वो एरिया ब्रेन का मर जाता है। हार्ट अटैक में भी यही होता है, जब हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और वो एरिया हार्ट का जब उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाती तो वो डेड हो जाता है। तो दोनों के कारण सेम है, वही हाई कोलेस्ट्रॉल, वही डायबिटीज, स्मोकिंग, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, वही एंजाइटी स्टेट, सिंपैथेटिक स्टेट, सारी चीजें, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर्स आर सेम, बट स्ट्रोक प्रेजेंट डिफरेंट तरीके से करता है। स्ट्रोक में जैसे आदमी को चक्कर आने लगे, या सडन एक आई में ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस आने लगे, या आवाज लड़खड़ाने लगे, या वन हाफ ऑफ द बॉडी या एक कोई अपर लिम या लोअर लिम ट्रांजिएंटली वीक हो जाए या सडनली ना चले, देन दीज आर साइंस ऑफ स्ट्रोक। अगर ऐसा कुछ भी हो तो फौरन वही एस्प्रिन खानी है और डॉक्टर के पास जाना है। और वहाँ पे जैसे यहाँ हम ईसीजी करते हैं, एको करते हैं, ब्लड जांच करते हैं, वहाँ पे एमआरआई होता है, और एमआरआई से डिसाइड होता है कि आर्टरी में ब्लॉक है या नहीं है, और दूसरा ब्रेन में डैमेज कितना है, उस पर डिसाइड होता है कि ब्लड पतला करने की दवा देनी है या क्लॉट निकालना है या क्या करना है। बोथ आर एक्यूट इमरजेंसीज, बट बिकॉज ऑफ सेम रीजन बट इन डिफरेंट ऑर्गन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो अब दीदी भी आ गई है। तो दीदी, डॉक्टर साहब ने ये बोला कि भाई लाइफ स्टाइल तो एक चीज है ही है, बट प्रिडोमिनेंट जो है ये है हमारा थॉट फीलिंग्स। कि हमारा जो थॉट लेवल पे और फीलिंग लेवल पे हम क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर है, किसी ने देखा तो है ही नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। लेकिन देखा नहीं है, लेकिन सेल्स जो है बेचारे वो इफेक्ट हो रहे हैं। और वो कई बार जो है जो गुड सेल्स के ऊपर बैड सेल्स हावी हो जाते हैं, और फिर वो सब डिजीज शुरू होती है। तो आप ये बता दीजिए कि ये जो थॉट पे बात आ गई, ये जो बात आ गई कि भी दिल में सबके प्रति प्रेम भाव हो, गुड विशेस हो, दिल भारी ना हो, दिल में संकल्पों का स्टोरेज ना हो, मतलब विचार बहुत सारे भरे हुए ना हो, खाली बिल्कुल एकदम प्लेन उड़ता रहे। तो उसमें राजयोग मेडिटेशन कैसे मदद करता है सर? जैसे आप थॉट्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमें बहुत बार खुद ही नहीं मालूम, 90% टाइम्स हमें ही नहीं मालूम होता हमारे थॉट्स कैसे हैं, अनलेस वी सी देम। तो वन आर कॉन्शियस थॉट्स, उससे बुरे होते हैं सब कॉन्शियस थॉट्स। वो पता ही नहीं होता अनलेस कि आप प्रैक्टिस करो, उसको सीखो कि कैसे देखना है, तब यू कैन नो कि आपके सबकॉन्शियस लेवल के थॉट्स कैसे हैं। और ये सबकॉन्शियस लेवल के थॉट्स ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब बीमारियों के लिए। इट इज़ नॉट द कॉन्शियस थॉट। वो तो एक बार आया, किसी पे गुस्सा आया, चला गया। बट अगर ये सबकॉन्शियस लेवल पे एक इम्प्रिंट हो गया तो फिर वो काम करता रहता है, और उसको बहुत बार पता नहीं चलता। 90% टाइम पता नहीं चलता। वो तब पता चलता है कि या वैसी सिचुएशन आ जाए तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, देन यू नो कि ये थॉट चल रहा था, नहीं तो आपको तो पता ही नहीं है। और या फिर आप कॉन्शियसली मेडिटेशन सीख के उसको देखना शुरू करो। दोज आर द ओनली टू वेज यू कैन। और या फिर तीसरी चीज, उसके ऑपोजिट अच्छे थॉट्स डालो तो धीरे धीरे अपने आप ही कम होंगे। तो 3 लेवल पे ये थॉट्स होते हैं।
हाँ बात। ओम शांति। तो बहुत बहुत थैंक्स है खन्ना भाई हमारे बीच में आए, और आपको सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी के बाबा के इस सेंटर के स्टूडेंट है खन्ना भाई यहाँ कोर्स किया है। मैं तो अपने ही घर में आने की विशेष ताली खन्ना भाई को भाई क्लैप तो करें और यहाँ मुरली भी सुनते थे, मतलब अभी भी सुनते हैं, और मेडिटेशन का भी प्रैक्टिस करते हैं। और इस कारण स्पिरिचुअलिटी और आपकी अपनी फील्ड में इतनी बहुत पावरफुल स्पेशलाइजेशन है और इतनी अच्छी कंट्रीब्यूशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन के कारण हमने संकल्प किया कि आपको यहाँ इस प्रोग्राम में आना ही है। बाकी बहुत अच्छे से, कितना अच्छे से क्लियरली बता दिया, और प्रूव हो गया है कि इट इज बिकॉज ऑफ थॉट्स जो हमारे जो भी डिजीज है। एंड जैसे अभी लास्ट में बताया, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा हम और आगे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में अनकॉन्शियस माइंड। जैसे आपने बताया कि कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल है, तो सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस उससे भी पावरफुल है। तो ये जो थॉट्स जैसी बात, कॉन्शियस माइंड, अब मैं बैठे बैठे थॉट कर रही हूँ, ऐसा हुआ, ये हुआ, नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ। अब ये प्लेजेंट तो है नहीं, इसको नेगेटिव ही कहेंगे ना, क्वेश्चन मार्क के थॉट्स है। तो ये चलते रहते हैं, हमको अनअवेयर चलते ही रहते हैं। तो ये सब भी इफेक्ट होते ही है। मतलब चाहे वो किसी भी लेवल के डिस्टरबेंस है, हमको क्वेश्चंस ही चलते रहे हो, लेकिन अगर वो चल रहे हैं, एक भी आया, जैसे आपने अभी बताया कि वो मेरे थॉट्स में, मेरे सेल्स में असर करते, क्यों थोड़े समय के बाद जाके ये होता है, हम कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन हुआ। अंदर तो चेंजेस एक थॉट से चालू हो चुका है, दिखाई मुझे बहुत दिनों के बाद देता है, ऐसा ही है ना। देख, तो इसका मतलब हमें स्टार्ट कब करना चाहिए? लोग सोचते कि ये आ गई ना, अब फिर आप बोलते हो कि भाई मेडिटेशन करो, पेशेंट्स को भेजते हो, तब वो मेडिटेशन करते हैं। लेकिन एक्चुअली शुरुआत कब करनी चाहिए थी? तब तक तो वो डैमेज हो चुका होता है, वही होता है ना। और नॉट ओनली दैट कि वो डैमेज हो चुका होता है, हमारे संस्कार भी इतने पक्के हो चुके होते हैं, हमको समझ में नहीं आते कि करे तो कैसे चेंज करे। तो इस कारण ये थॉट्स का ज्ञान मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी हमें प्रोवाइड करती है। और एक होता है, वैसे तो हमें पता ही है स्पिरिचुअलिटी में ये सब है, लेकिन डे टू डेली बेसिस में उसकी हैमरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पता तो ये सब कुछ है, अच्छा सोचना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, और फिर हम बहुत बार क्लेम भी करते हैं, मैं तो लाइफ में कभी मैंने किसी का बुरा सोचा भी नहीं है, बहुत अच्छे से क्लेम करते हैं। और ऐसे चलते चलते कोई बात हुई, हर्ट हो गई, अंदर उसका गुस्सा हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, कौन सी कैटेगरी में डालें? हम कहते बुरा मैं कभी नहीं सोचा मैंने लाइफ में, तो हर्ट तो हुए, आपने कुछ कहा, मैं हर्ट हो गई, तो हर्ट होते ही थॉट क्या चलेंगे, तुमने ऐसे क्यों कहा, ऐसे कैसे कह सकते हो? तो ये बुरा सोचना तो हो गया कि नहीं हुआ? बुरा सोचना ही हुआ ना। तो फिर तो ये वाले थॉट्स जो हम अनअवेयर हो जाता है, इन थॉट्स को भी अगर हम अरेस्ट नहीं करते हैं, नॉट ओनली दैट, लेकिन उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज समझ के फिर उसको कन्वर्ट करें कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे सोचना है। लेकिन ये दोनों के बीच में मेरे को एक कन्विंसिंग चाहिए कि क्यों मैं ऐसे सोचूं, क्यों उसकी बात पर हर्ट नहीं हूं, ऐसे कहाँ ही ऐसे था, तो क्या हर्ट नहीं होंगे? हम ये भी बोल देते ना, फिर थोड़ा और आगे चल के बोलते, एक और स्टेप बोल देते, क्या मैं भगवान थोड़ी हूँ?
तो अगर हार्ट डिजीज और कोई भी डिजीज बचाना है तो भगवान ही होना पड़ेगा ना, देवता तो होना पड़ेगा ना। तो दिस इज वेयर ये हम स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करती है। तो उस लेवल पे कि मुझे एक तो ये थॉट्स अवेयर हो गए, आज हमको पता चला। अब कोई कुछ कह भी रहा है, मैं हर्ट नहीं होंगी, मतलब डिस्टर्ब नहीं हुआ। डिस्टर्ब का प्रूफ है, खुद को तो पता चलता ही है ना कि मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ। मेरा थोड़ा थॉट्स अनकंट्रोल चलने लगा, मतलब डिस्टरबेंस हुई। या फिर अंदर थोड़ा सा ये आया, कैसे बोल दिया, इतना बोलना होता है क्या, इस तरीके से बोलना होता है, ये क्या है। पहले डिस्टरबेंस था, फिर दूसरा लेवल आया एंगर, जोश तो आया ना। तो ये और फिर एंगर। और अगर इसको मैं 2-3 बार रिपीट कर दूं, कभी कभी उसी 1 घंटे में ऐसे बातें आई जाती, तो मैं रिपीट कर लूं उसको। एक बार किया और होने लगा डिस्टरबेंस, एंगर आने लगा। अब उसके बाद फिर भी इमीडिएटली तो मुझे आंसर नहीं मिलता, ऐसे कैसे कह दिया, वो ऐसे क्यों कहती है, और हमेशा क्यों मुझे ही क्यों टारगेट। अब ये वाले थॉट्स तो हम सोचेंगे ना, जायज है, जस्टिफाइड है, ये तो होगा ही ना। अब ये जस्टिफाइड करके मैं करती रही। और फिर करने के बाद, अब थोड़े समय के बाद, अब उसके बाद ऑफिस जाना हुआ। अब ऑलरेडी इसमें मेरी बैटरी डाउन हो गई। अब जब दूसरी सिनेरियो में जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस हो ही जाते हैं। और कुछ नहीं, ऐसे में हम ट्रैफिक में चले भी जाए तो कुछ ना कुछ, हाँ, गाड़ियों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और उस समय क्योंकि ऑलरेडी मेरी डाउन हो गई इस तरह के, तो अब वो दूसरी सिनेरियो मुझे क्या करेगी, वहां से शुरू करेगी ना, माइनस से और माइनस पे जाएगा। क्योंकि अब उसको अभी तक मैंने ठीक नहीं किया, ऐसे कैसे कह दिया, मैंने उसको उसी समय चेंज नहीं किया, मेरा वो क्वेश्चन मार्क चलता ही रहा, तो वो तो अनरिजॉल्व है। तो बाद में जो सिनेरियो आएगी मैं और क्रोध करूंगी, मतलब मेरी बैटरी और डाउन जाएगी। इसका मतलब मेरे को अब जो शरीर पर असर पड़ेगा वो और ज्यादा पड़ेगा, राइट। क्योंकि वो और स्ट्रांगली क्रोध आया। ये तो खाली अभी ऑफिस तक पहुंचे भी नहीं है, और फिर बाद में वहां जाके जो और सिनेरियोज होते हैं। तो पूरे दिन में अगर सोचा जाए, वो रिजॉल्व अभी तक नहीं हुआ, और मैं काम तो करती रही, क्योंकि हार्ट तो चल रहा है, ब्रेन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। पर चलते चलते ये सब मसल्स, जैसे आपने बताया अभी, कि ये सब वीक होते जा रहे हैं। तो एक दिन में हम कितना डैमेज कर लेते होंगे, 35,000 to 40,000 थॉट्स नॉर्मल ह्यूमन माइंड प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेस में 60,000-70,000 हो जाता है, स्टैटिस्टिक्स बताता है ये पर डे। और अगर 2-3 दिन तक, हम कहते 15 दिन, मुझे पता नहीं क्या, वो हर्ट इतना चलता रहा, 1 महीना मेरा ऐसे बीता। तो 1 डे में ये है, 15 दिन इंटू कर लो अगर ये कंटिन्यू, क्योंकि आंसर तो तभी भी नहीं मिलेगा मुझे। और फिर ऐसे करते करते, इसलिए यहाँ की बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस है, इमीडिएट नेक्स्ट डे स्पिरिचुअल नॉलेज। और जो वो 1 घंटा का डिस्कोर्स है, इसमें कंप्लीटली प्योर एंड पावरफुल, कोई स्टोरी नहीं, ऐसा हुआ ये हुआ, कोई कथा कहानी नहीं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे अगर चाहे रामायण हो, कुछ भी हो, उसमें पॉजिटिव भी होता है, थोड़ा नेगेटिव भी होता है। तो कोई कथा कहानी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पावरफुल स्टेटमेंट्स है। तो रोज अगर मैं 1 घंटा वो पावरफुल स्टेटमेंट सुनती हूँ, तो एटलीस्ट अगर उस दिन भी नहीं रिजॉल्व हुआ तो नेक्स्ट डे तो रिजॉल्व होगा, 15 दिन तक हर्ट में तो नहीं रहेगा, तो फर्क तो पड़ेगा।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तो सोचते हैं कि मैं अभी तक अपने आप को ना माफ नहीं कर पाई, मैं अभी तक ये अपने आप को मैं भुला नहीं पाई। वो जब भी उसको देखती हूँ तुरंत वो बात याद आ जाती है, कभी कोई चीज मिसिंग होती वो ही याद आ जाती है। और हम कहते हैं नॉर्मल है ना, ये तो चलेगा ना, कुछ समय तो चलेगा ना, फिर हमारे आसपास वाले भी क्या है, सब हमारे एक जैसे ही है, वो भी उसको एंडोर्स करते हैं, नेचुरल है, होगा ही ना। बट ये होगा, एक तो जो सिचुएशन बिजनेस लॉस हुआ वो खराब हुआ, वो तो हुआ, लेकिन ये सारे जो लॉसेस हम कर रहे हैं वो हो चुका, अनअवॉइडेबल था। लेकिन ये वाली लॉसेस तो अवॉइड कर सकते थे ना, बट क्योंकि उसका तरीका नहीं पता, एंड देन क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही कर रहे हैं, और क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं हमारे पास है, हम सोचते कि चलेगा, थोड़े दिन तो चलेगा, उसके बाद हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ठीक तो हो जाएगा मन, मतलब क्योंकि डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन मन को आंसर फिर भी नहीं मिला है। और इसलिए अगर वो दूसरी जगह भी डाइवर्ट हो जाता है, फिर वहां कोई सिनेरियो आ जाएगी, फिर मुझे वो क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए यहाँ ये स्पिरिचुअलिटी, मतलब एक होता है उसको चेंज करो डायरेक्शन, तो स्पिरिचुअल स्टेटमेंट्स है और दूसरे स्टेटमेंट्स चाहिए, स्टेटमेंट्स चल रहे हैं हमारे, तो इसलिए मुझे अब दूसरे स्टेटमेंट्स ही चाहिए जो मुझे डाइवर्ट करे। तो एक होता है डाइवर्जन, और एक है पूरा फिर फोकस, कि अब मुझे ऐसे ही करना है, वो एनर्जी, तो वो मेडिटेशन। तो इस तरह मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज, ओनली मेडिटेशन, हम सोचे कि आप कह देते हो मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, तो आते हैं हमारे पास मेडिटेशन सिखाओ, उनको मेडिटेशन सीखना है, लेकिन अगर वहां से आपने रास्ता चेंज ही नहीं किया तो मेडिटेशन करेंगे कैसे? पहले रास्ता तो चेंज करें, क्या सोचना है और क्यों सोचना है ये तो मुझे क्लियर हो। क्यों मुझे सोचना नहीं है कि उसने ऐसा कहा, नथिंग, मेरी उसके प्रति फिर भी शुभ भावना है, मुझे ऐसे क्यों सोचना है, मुझे उसका आंसर चाहिए। हम सोचते ऐसे कैसे सोच सकते, इतना कोई गलत करता है, हम कैसे सोच सकते, पर मुझे क्यों सोचना, ये मुझे आंसर चाहिए। एक आंसर आपने बताया कि डिजीजेज है, लेकिन दूसरा, चलो ये तो क्योंकि डिजीज होती है, दूसरा रीजन क्यों मुझे सोचना है, क्योंकि अगर मैं, जो भी उसने किया, हमको पता है कि जो उसका, वो उसको जो अच्छा लगता है, उसको जो राइट फील होता है वो कर रहा है, तो वो उसका व्यू है। अब जैसे ये प्लांट है, कोई कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा बहुत अच्छा है, कोई कहता है ठीक है, तो वो जो है वैसा है, लेकिन लेकिन जो ये व्यूज है वो आपके अपने हैं ना। जो बहुत अच्छा फील करता है उसको बहुत खुशी होती देख के, तो कहते हैं ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो व्यूज है सबके, उसके अपना तरीका, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं वैसे ही गलत हूं। और दूसरा है कि अगर उसने कुछ किया भी है, कुछ ना कुछ मेरे कर्मों का अकाउंट है, जो उसने किया वो अब सेटल हो गया, मैंने किया था, मुझे मिल रहा है। ये अगर बहुत अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये माइंड में एकदम क्लियर हो, तो क्योंकि बहुत इंस्टेंट हो जाता है कि ऐसे कैसे कह दिया, इतना कैसे बोल दिया, हमको पता भी नहीं चलता, हम बोल देते, सोच लेते हैं चलो बोला नहीं। लेकिन ये जब बहुत डीप रूटेड कन्विंस्ड हो, तो फिर ये थॉट्स नहीं चलते। और जब तक ये दोनों कन्विंस नहीं होगा तब तक हम सुनते हैं, डॉक्टर साहब से कहेंगे कि भाई मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, लेकिन कैसे करें, करे तो फिर ये सब चीज चेंज करे नहीं करे, वो बहुत मेडिटेशन इंट्रोड्यूस तो करना है, लेकिन साथ साथ थॉट्स को हमें डे टू डे बेसिस, एवरी मिनट के मिनट बेसिस पे चेंज करना। जस्ट 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन
और 18 आवर्स ऑफ नेगेटिव थॉट, चलेगा? आधा घंटा रोज, जैसे आप कहते हो, तो मैं रोज सुबह आधा घंटा योग कर लेती हूँ, और 18 आवर्स ऑफिस में ऐसा हुआ, घर में ऐसा हुआ, रिलेटिव में ऐसा हुआ, वो चलता रहता है, हो जाएगा। एटलीस्ट उतना तो प्रपोर्शन हो 18 आवर्स का, या तो अगर क्रिएट ही करना है तो उतना तो प्रपोर्शन हो। अच्छा, फिर आधे घंटे में भी एक्चुअल मेडिटेशन कितना होता है? अभी हम करेंगे, एक्चुअल मेडिटेशन कितना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर हम, और कुछ नहीं मेरे लिए चाहिए, और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भी नहीं, अर्जेंट है। जिस दिन हमने उसको मान लिया ना, उस दिन से मैंने अपनी दिशा बदल दी। मैंने रियली, जैसे आपने शुरू में कहा कि लव योर सेल्फ, रियल प्यार करना मैंने सीख लिया। क्यों? क्योंकि अंदर गुड विशेस, फिर होगा क्या, आप जैसे जैसे ट्राई करेंगे ना, इतनी गुड विशेस, कोई कितना भी कुछ रॉन्ग कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है, अपनी चला रहा है, आपने बोला उसके बाद भी, लेकिन आपकी जो, हमारी जो गुड विशेस है ना, वो जाए नहीं। वो ओशन ऑफ गुड विशेस चाहिए। खाली हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी रक्षाबंधन नहीं चलेगा। हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी गणेश चतुर्थी हो जाता है सब, उससे वो गुड विशेस नहीं है। वो ओशन ऑफ गुड विशेस चाहिए, और वो होगा, हन्ना भाई भी आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब तक हम रेगुलर ये क्लासेस नहीं करेंगे और मेडिटेशन नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम थोड़ा सा करें, मेडिटेशन करें। तो जैसे बताया, वन इज चैनलाइज करना अपने आप को। सबसे पहले अपने दिल को हल्का कर दे। आज हम डिसाइड करते हैं, कुछ भी, किसी के लिए भी, किसी भी परिस्थिति के लिए अंदर रखा हुआ है, हेवीनेस है, जो भी हुआ, इट हैड टू हैपन। इसमें कुछ न कुछ अच्छाई है। इस माचिस से सारे स्टोरेज को जला दे। अब अपने आप को शक्तिशाली स्थिति में थॉट क्रिएट करे, मैं इस शरीर से न्यारी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, प्योर एनर्जी। जस्ट विजुअलाइज करे, भ्रुकुटी के, दोनों भ्रुकुटी के बीच में विराजमान मैं प्योर एनर्जी, आत्मा, रूह, अलग अलग नामों से कहा गया। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, वेरी पावरफुल, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप,
सर्व गुणों से भरपूर हूँ। मैं हूँ ही शांत स्वरूप। सारे थॉट्स मन बुद्धि मेरे अंडर में है। अब चलते हैं परमात्मा से कनेक्ट करने। उसके पास मिलने जाते हैं। मैं आत्मा इस शरीर से निकल रही हूँ ऊपर की ओर। गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड, आकाश से भी पार। इसलिए हम कहते हैं ऊपर से आए हैं। उस लोक में जा रहे हैं जहाँ परमात्मा रहते हैं। वो भी पॉइंट ऑफ लाइट मेरी तरह। और अब मैं आत्मा उसके सामने ज्योतिर्बिंदु, और मैं भी ज्योतिर्बिंदु। शक्तिशाली एनर्जी उनसे मुझे मिल रही है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य के सामने पहुंचते ही मिल जाती है, ऐसे ही परमात्मा से शांति की गोल्डन किरणें मेरे ऊपर आ रही है। मैं शांत होती जा रही हूँ। शांति से भरपूर हो रही हूँ। उनकी दिव्य किरणों के कनेक्शन से। इस तरह शांति को भरकर अब मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे की ओर परम धाम से गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड से नीचे की ओर और अभी शरीर में प्रवेश कर लिया। बैक इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड मैं प्योर एनर्जी विराजमान हूँ। और अब इसी शांति से डिसाइड कर लिया है सारे थॉट्स वर्ड्स
और एक्शन करेंगे। ओम शांति। क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, उसके पहले सब पहुंच गए परम धाम, सारे थॉट्स पुराने खत्म हो गए। अब मैं नीरजा बहन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लेके आएंगे। डॉक्टर साहब ने इतना सुंदर हमको अवेयर कराया है डेली लाइफ में भी कैसे करना है, क्या करना है, तो उनका सम्मान करेंगे हम। तो शॉल और एक गिफ्ट बाबा के घर से नीरजा बहन लेके आ रही हैं, आप वहीं बैठे रहो। एक्चुअली में तो आपका रियली सक्सेस तब होगा डॉक्टर साहब जब आपके सब पेशेंट के घर में ये वाला पिक्चर पहुंच जाए और आप फिर उनको यही ना कहें कि मेडिटेशन करना है, आप सीधा उनसे कहेंगे राजयोग जाइए ब्रह्मा कुमारी के जहाँ भी आपके घर के पास सेंटर है, तो फिर आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो अभी मुझे थॉट आया कि आप लोगों का भी कुछ तो वो एसोसिएशन वगैरह तो बना ही होता है, तो डॉक्टर क्लेयर हैं, डॉक्टर के तलवार वगैरह हैं, हालांकि उनको सबको इसके बारे में सब कुछ पता है, मेरी बात होती रहती है, पर मेडिटेशन हम नहीं करेंगे ना हम अपने पेशेंट्स को बोलेंगे। तो आप अपने वहां पर कुछ इस तरह का प्रपोजल रखिए कि भाई हमारा तो काम चलता ही रहेगा, क्योंकि इतने तो कोई वो मेडिटेटर वो नहीं बन जाएंगे ना कि उनको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर थोड़ी तो उनकी लाइफ में भी अच्छा हो जाएगा। तो आपको ये मुझे लगता है प्रपोजल रखना चाहिए वहां पर। अब एक छोटा सा हम बता देते हैं, जिन्होंने नहीं किया ये मेडिटेशन तो हम पूछ सकते हैं। किसका माइक वहाँ कैसे जाए? आप यहाँ आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। ऑनलाइन भी जा लाइव जा। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक हार्ट डिजीज पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। आपने अभी एम्फसाइज किया कि अगर आप थॉट प्रोसेस अपना चेंज करोगे तो शायद मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मैं कोशिश करूं इस डायरेक्शन में चलने की, तो क्या ये संभव है कि मैं अपनी दवाइयों को कुछ कम कर सकता हूं या मुझे दवाई कम नहीं करनी है? डिपेंड करता है कि किस हार्ट की बीमारी का इलाज हम कर रहे हैं। मेरे को स्टंट लगा था, उसके बाद क्लोपिड्रोजिल, स्टैटिन और एस्पिरिन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है रात को एक गोली खाने के लिए बोला गया और बीपी के लिए एक गोली खाने के लिए बोली गई। मैं संडेज को कोशिश करता हूं कि अपना ब्लड प्रेशर अर्ली मॉर्निंग देखता हूं एकदम नॉर्मल,
तो क्या मैं दवाई स्किप कर सकता हूँ? दो चीजें हैं, एक तो स्टेंट आपको पड़ा है, उसमें ब्लड थिनर्स और स्टैटिन आपको लेना जरूरी है लाइफ लॉन्ग। नहीं, थॉट प्रोसेस पे को मैकेनिकल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें ब्लड क्लॉटिंग, उसमें एक क्या होता है ना, जैसे आप स्टेंट का काम ऐसे जैसे कि आपको टनल बनाना है, आपने टनल खोद दिया, वो ढह ना जाए तो आप एक कंक्रीट का स्कैफोल्ड डालते हैं, तो सेम स्टेंट काम करता है। वी ओपन द ब्लॉक एंड देन देयर इज अ टेंडेंसी टू कोलैप्स, सो वी पुट अ स्टेंट। अब स्टेंट इज अ मेटेलिक स्ट्रक्चर एंड पहले वाले स्टेंट्स तो उसके ऊपर झिल्ली चढ़ जाती थी, तो वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते थे। एनी मेटल विच कम्स इन कांटेक्ट विद द ब्लड टेंड्स टू ब्लड क्लॉटिंग, तो उससे आर्टरी बंद हो सकती है। बट उसमें क्या होता था, पहले हम जो स्टेंट डालते थे उसमें मेडिसिन नहीं होती थी, नॉन मेडिकेटेड स्टेंट होते थे, तो बॉडी की झिल्ली तो जल जाती थी लेकिन वो जरूरत से ज़्यादा ग्रो कर जाती थी। तो अगर 2-2.5 मिलीमीटर की वेसल है और 1-1 मिलीमीटर भी एक्स्ट्रा हीलिंग हो गई, जैसे किसी को हाथ में सर्जरी हुई या कोई स्कार है, किसी किसी का बड़ा स्मूथ स्कार आता है, पता ही नहीं चलता, किसी का एकदम हाइपोट्रोफिड स्कार आता है, जरूरत से ज़्यादा हीलिंग हो जाती है। ऐसी हार्ट की आर्टरी में अगर हीलिंग से 1 मिलीमीटर भी एक्स्ट्रा हो गई तो फिर वो ब्लॉकेज के तरीके से काम करता है। इसको रोकने के लिए मेडिकेटेड स्टेंट बने, जो आजकल 99% वही यूज होते हैं। वो क्या करता है, वो झिल्ली को ज्यादा ग्रो करने के लिए रोकता है, बल्कि झिल्ली ग्रो ही नहीं होती है पूरी, तो सम पार्ट ऑफ मेटल्स आर एक्सपोज्ड। तो हम 2 ब्लड थिनर देते हैं एटलीस्ट 1 ईयर तक, प्रेफरेबली 2 ईयर्स तक। उसके बाद सिंगल ब्लड थिनर जरूर देते हैं कि वो स्टेंट में क्लॉट ना आ जाए। स्टैटिन इज नॉट रिलेटेड टू स्टेंट, स्टैटिन इज रिलेटेड कि आपकी बॉडी में टेंडेंसी है नए ब्लॉक आने की, तो उसको उसमें आपका एलडीएल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसकी लेवल कम रखें कि और आर्टरी में इन्फ्लेमेशन ना हो, उसकी वजह से नए ब्लॉक्स ना आए। दिस कैन बी प्रिवेंटेड अगर आप इतनी अच्छी अपनी लाइफस्टाइल कर लें, एंड इफ योर जेनेटिक्स आर गुड, इफ यू कैन कंट्रोल योर एलडीएल टू लेस देन 30 तो इसकी जरूरत नहीं है, बट यूजुअली 99% केसेस में इसकी जरूरत पड़ती है। That depends on how strong you can modify your lifestyle and also on your results. Again, blood pressure अभी आपका दवा से कंट्रोल है, but if you can do non-pharmacological means and control your blood pressure to this level, जैसे अभी आप बता रहे हो 120/80 है, तो आपको जरूरत नहीं है। Blood pressure medicine can be sort of withdrawn in most of the cases if the proper lifestyle modification is there. No, not suddenly. It has to be always tapered and under supervision. Alternate day, या फिर do it half the dose. That is better, because different blood pressure medicines would have different duration of action. Some would act for 2 days, some would act only for half a day, some would act for 24 hours. It's better to reduce the dose of medicine and then see it not 1 or 2 days, but see it over 2, 3, 4 weeks. And then again you can taper it down further. It's not essential, जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू हो गई तो जिंदगी भर चलेगी, डायबिटीज की मेडिसिन शुरू हो गई तो जिंदगी भर चलेगी, ऐसा नहीं होता है। इन मेनी केसेस विद गुड lifestyle control, naturopathy and other meditation, you can actually get rid of these medicines, many cases. रिलेशनशिप्स में अगर कोई टेंशन आती है तो नेचुरली आपको जिस प्रॉब्लम्स बता रहे थे डॉक्टर साहब, ये आएंगी। किसी भी रिलेशनशिप को सेव करने के लिए आपके हाथ में होता है कि आप जाके उससे माफी मांग लो, जो आपके हाथ में है। अगला आपको माफी दे या ना दे, ये उसके हाथ में है। आपने अपना फर्ज पूरा किया, आपने कहा कि मैं रिलेशनशिप सेव करना चाहता हूं, मैं माफी मांगता हूं। अगले ने आपको सजाए मौत दे दी, रिलेशनशिप तोड़ दिया। तो ऐसे में आदमी क्या करे, कैसे अपने आप को संभाले? एक्चुअली इसमें हमने जब
सॉरी कर दिया, अंदर से फॉरगिव फील किया, और इसलिए नॉट जस्ट टू सेव द रिलेशनशिप, बट आई अंडरस्टैंड कि कभी कहीं न कहीं मैंने किया था। कभी कभी हम खाली करंट को देखते हैं, भाई ये संबंध ठीक हो जाए, लेकिन जब हम एक पूरा फंडामेंटली उसको समझते हैं कि समवेयर मैंने कहीं ना कहीं कभी किया था, हो सकता है नॉट इस जन्म में भी कुछ इसको दुख दिया, तो इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, और मैं फॉरगिव ले भी रहा हूँ, दे भी रहा हूँ। और जब हम दिल से उसको फील करते और बोल देते हैं, तो चाहे वो रिलेशनशिप, वो सोल मोल्ड हुए नहीं हुए, हमने अपने तरफ से कह दिया, हमको बहुत अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा। हाँ नहीं, उन्होंने देखो, इसीलिए ये फंडामेंटली हमें क्लियर करना है, उन्होंने जो किया, जो भी सजा देनी थी, वो उसके अपने कार्मिक अकाउंट है। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे एकदम अपने आप को क्लियर करना है और एकदम हल्का रहना है। इट हैज टू गो ऑन डूइंग इट, यू जस्ट डोंट नो क्या क्या, पता नहीं, यही है ये कर्मों की गुह्य गति। जब हमको पता है, हमको पता नहीं कितना हमारा बैकलॉग पड़ा है, जिसके कारण वो वैसा ही रिएक्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है। मैंने तो बहुत किया, लेकिन वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं। और कभी कभी हम सॉरी बोल देते, लेकिन अंदर वो हर्ट चलता रहता है कि मैं इतना सॉरी बोल रहा हूँ, मैं इतना झुक रहा हूँ। ये हर्ट भी और फॉरगिवनेस है ना? तो हर्ट 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 का भी काम करेगा और फॉरगिवनेस का काम करेगा। हर्ट नहीं होना है, हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि मुझे, मैंने किया था इसलिए मुझे मिल रहा है, तो इसलिए मैं करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। नेल्सन मंडेला का कितना फेमस है कि ये वैसे कितने सारे इशू स्टोरीज है। तो ये पॉप जॉन पॉल टू, उसको कोई मुस्लिम ने किया था, अटेम्प्ट किया था, बहुत घायल किया था, और वो तो पोजीशन में थे। 1981 में है, तो 83 में उन्होंने फिर उसको इम्प्रिजन किया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। वो खुद गए और उसको बहुत उससे मिले जेल में, और कहा कि मैंने तुम्हें कंप्लीटली माफ किया है, मुझको इतना सा भी आपके लिए थॉट नहीं है। और उसके बाद तो फिर उसका इम्प्रिजनमेंट तो चल रहा था, लेकिन बाहर आके वो कंप्लीटली चेंज हो गया। और उन्होंने फिर वो सबसे पहले जाके उनसे मिला, बोला आपके वो स्टेटमेंट ने मुझे कंप्लीटली चेंज किया। तो समवेयर अगर हम दिल से करते और करते रहते हैं, वो चेंज आता है। हम उसका कैलकुलेशन नहीं करें, मैंने इतना कर दिया, अब तक वो ठीक नहीं हुआ, देयर इज नो कैलकुलेशन, अनकंडीशनल, राइट? तो फिर तब होता है, 100% होता है, यू बिलीव इट, हमने देखा होगा। उसका मेरे प्रति धीरे धीरे चला जाता है, जो हम कंटिन्यूसली करते जाए, मैं सॉरी हूँ, आप बहुत महान हो। आप अंदर से कॉन्वर्सेशन करो, टॉक टू द सोल, आप बहुत महान हो, ग्रेट सोल हो। आप तो सुनते नहीं हो, आपको समझ में नहीं आता है, तो यू आर कर्सिंग, सॉरी। तो ये नहीं चलेगा, ड्वेल थॉट्स नहीं चलेगा। ये थोड़ी प्रैक्टिस है। खन्ना भाई को कुछ कहना है? ये बस यही कहना है, लाइक वंस यू, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस, कि अपने लिए ये है कि इफ यू फील हर्ट, यू आर नॉट फॉरगिविंग योरसेल्फ। For yourself, you need to forgive other and forgive yourself. The hurt is what you like. If you are forgiving yourself, that means you will not be hurt. This needs more practice than saying मैं टाइम लगता है, लेकिन आप अपना हार्म रोक लोगे, इतना होगा। या फिजिकल हार्म, मेंटल हार्म, इमोशनल हार्म आप रोक लोगे, because you have done your best and you have no grudges and you don't even punish yourself by hurting yourself, which is like medically and psychologically I can tell. Time actually is a big healer, and time also, but वही है ना, it sort of it puts your thoughts into subconscious level, and
अनकॉन्शियस लेवल, वो फिर कहीं ना कहीं रहता है, स्पेशली आई मीन अनकॉन्शियस लेवल जिसको कारण शरीर बोलते हैं, वो नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट जन्म में भी जाता है, बट इट इज इन अ वेरी वेग एंड नॉन स्पेसिफिक फॉर्म, इट फॉर्म्स योर नेचर इन द नेक्स्ट लाइफ। मुझे एक रियल स्टोरी याद आती है जो आप फॉरगिविंग के मतलब बैठ सकते हैं। ये एक बहन थी, तो वो उड़ीसा में सूरज भाई गए थे, सूरज भाई बताते स्टोरी। तो गए थे, तो वहाँ उड़ीसा के सेंटर पे कभी लेके आए होंगे, तो फिर उन फैमिली को बोला कि आए हैं तो आप करो, तो वो उनको लेके आओ। तो वो 12 ईयर से डिप्रेशन की पेशेंट थी, उसको लेके आए तो देखे ही नहीं पहले तो, और एकदम जैसे वो होता है ना, जैसे डिप्रेशन पेशेंट होता है, तो उसको उनकी उनका मेन मकसद था कि 12 ईयर से डिप्रेशन, 12 ईयर्स पहले मुझे उसको लेके जाना है, हुआ क्या था। तो लेकिन कुछ बोले ही नहीं, वो जैसे बहुत एडमेंट होते हैं कुछ। फिर धीरे धीरे प्यार प्यार से एक दिन लेके आए, सेकेंड डे, थर्ड डे वो ओपन अप हुई। तो उसने बताया कि 12 साल पहले मेरा मैं प्रेग्नेंट हुई, एंड 3 मेरे डॉटर्स थे, एंड फिर वो 4th बच्चा, मेल चाइल्ड। तो जैसे ही वो जैसे स्टार्ट हुआ, मतलब बच्चा आता है, आत्मा आती है गर्भ में, उस दिन से मुझे पता नहीं क्या, मुझे ऐसे लगता है कि क्यों आया, क्यों, मैं कुछ जैसे ना वायलेंट थॉट्स आते थे, मारू करूं। फाइनली जब वो बच्चा बाहर आया और वो आया लेके आती है, उसका हाथ डायरेक्ट उसके गले पर जा रहा है। तो अनयूजुअल, वेरी मच अनयूजुअल बिहेवियर। सब लोग उसको, क्योंकि वो बोला उसको ऐसा लगता था कि मार दो उसको, पता ही नहीं क्यों। और फिर बाद में तो उसको लेके गए। बोला जब से उसको मैं जब भी देखती हूँ घर में, आफ्टर 3 डॉटर्स, मेल चाइल्ड, तो बहुत खुशी इंडियन सोसाइटी में, और मुझे तो बिल्कुल, और मैं जब भी उसको देखती हूँ ऐसे लगता है बस मार दो। तो मेरे से बल्कि दूर रखते थे, और कैसे भी करके फिर बड़ा किया। और बोला तब से तो मैं पूरी, फिर बाद में तो मैं मन लगता ही नहीं था, प्रोफेसर थी और जॉब भी छोड़ दिया। तो और फिर अब तो डिप्रेशन में, बोले 6 पिल पर डे, और सारा दिन सोती रहती है, उठते ही उसको थॉट चलता है, तो उसको ज्यादातर सुला के ही रखते हैं, तो सोमनिया के पिल्स देते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ अभ्यास बताए कि ऑलवेज समझो, और फिर उसको भी बोला घर वालों को कि बच्चे को बार बार बोलो कि मम्मी को बोले कि सॉरी सॉरी, और तुम उसको अंदर से बार बार ये फील करो कि मैंने माफ कर दिया, माफ करती हूँ, अंदर ही अंदर बार बार खाली उसको बोला कि तुम ये फील करो। 3 दिन के बाद उसको पहली बार रात को बिना पिल्स नींद आई, और फिर उसने कहा 6 पिल्स, 12 ईयर्स, 6 डॉक्टर्स, वो मुझे हील नहीं कर पाए जो ये 3 दिन में मैंने हील किया। और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद तो वो विद इन 10 डेज तो आउट ऑफ। और अब उन दोनों का संबंध, कि बेटा भी बार बार ऐसे ही करके, उन दोनों का संबंध अब बहुत, यू जस्ट डोंट नो कौन सा कार्मिक अकाउंट है जो ये एक बहुत बड़ा बैरियर, और कितने तक वो वहां तक हुआ है ये बैरियर प्लेस कर रहा है। ये प्रैक्टिकल घटना है। एनी क्वेश्चंस किसी का? या में एक्सेस फैट या वो बोले तो ओवरवेट का क्या क्या हमारे हार्ट पे प्रभाव पड़ता है? देखो, एक्सेस फैट तो बहुत नुकसान ऐसे करता है, जो एक्सेस होता है खाली बाहर ही नहीं दिखता, वो कोलेस्ट्रॉल जो है फॉर्म में आपकी आर्टरी के अंदर होता है, वो फैट के फॉर्म में आपके ओमेंटम में होता है, या लिवर के अंदर होता है, लिवर में वो फैटी लिवर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद आपको डायबिटीज में
बीमारी आती है। लिवर में अगर बहुत समय तक पड़ा रहता है तो फिर सिरोसिस या लिवर कैंसर में चेंज होता है। तो एक्सेस फैट तो खराब है, बहुत खराब है। और एक्सेस फैट केवल डाइट से सही होता है या एक्सरसाइज से सही होता है। ये दो चीजें अगर आप सही करो, गोली से सही नहीं होता है। एक्सरसाइज एंड डाइट, एनीथिंग एक्सेस फैट डजंट मीन कि आप एक्स्ट्रा फैट खाते हो वो फैट जमा होता है। एक्स्ट्रा कैलोरीज जो भी होती हैं वो फैट फॉर्म में स्टोर होती हैं बॉडी में, और सबसे पहले वो मोमेंटम में होती हैं, मसल में होती हैं, और आपके फिर लिवर में होती हैं। तो इन तीन और फिर और ऑर्गन्स में भी होने लगती हैं। और जहाँ जहाँ ये फैट होता है, ये खाली एक्सेस इसलिए नहीं पड़ा रहता है कि एक वेट बढ़ा रहा है, वहाँ इन्फ्लेमेशन भी प्रोड्यूस करता है और वो सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करता है। So extra fat doesn't mean that you are eating extra fat. It means you are consuming less energy and you are consuming more energy and sort of burning less energy. तो वो balance जरूरी है। Thank you, doctor, for clarifying a lot of things. I have two questions. One is, prevention is better than cure. Everybody knows, and the kind of food that we are getting these days, adulterated food, whether it is vegetable, fruits, milk, anything that you take these days, it's not reliable unless you take from some very good sources. Diseases are there. Sometimes, you have some viral or the other, diabetes, blood pressure, all these things. And we normally are not a patient for the surgery, but we are actually there to go to a physician at least. And normally the physicians these days are suggesting that you should have better food, balanced food, you should have proteins, you should have vitamins. And besides that, they are also talking about, they are prescribing antioxidants, they are prescribing blood thinners, statins. Although you are not, having any kind of a disease, but still they say for better prevention for future, at least if you are 60 plus, you should have statins and blood thinners and antioxidants, plus multivitamins and all that. So they give you, after getting you, full body checkup and all that, and this is the prescription they give. So my question is, how safe is this particular prescription from a general physician of today? That's number one. Number two question is, you are a master of science, you are master of body, right? And now you have got into this spiritualism. And in spiritualism, what we are talking is beyond body. What we are talking is beyond body. And we are saying that we are a point of light. The whole focus is point of light, and that is our meditation focus. And we focus on point of light within us, and then we go beyond that, we transcend. Now that you are also a student of spiritualism, so I want to ask you, after having so many years of practice on body, how relevant you find this concept of point of light? And how do you scientifically take it? I'm also an engineer, but I'm taking it because this gentleman was asking, law of karma, right? All of us are actually one way or the other are affected on day-to-day life with our past karmas. So karmas are manifesting. So it brings us here because there is no other solution in our rituals. So we think that something beyond ritualism will bring us to better karmas, or maybe rectify our past karmas. And that cycle is going on, and we are practicing. And a lot of us, I've been into this practice for almost 9 years now. And I, of course, I know law of karma is manifesting, but the practice gives me confidence that I'll be able to take care. I understand that awareness is there.
that what is happening with me, whether it is sickness or relationship or anything, is because of the karmic effect. But there is a solution. That solution was not there earlier, but it is there now. That confidence is what is carrying me on. So, if you can. Those two are very wonderful questions, and little difficult as well to answer. Number one, I agree, the food is adulterated, air is adulterated, water is adulterated, even thoughts, environment, everything is adulterated. So whatever best we can do, keeping, our profession in place, that everybody, all of us have to stay in Delhi or big cities. If you go to, a very remote places, they have a lot of naturality and natural food is there. But whatever best we can do, we must do and try to eat food in natural forms. Substituting it by pills and antioxidants and all these things, I am not a great fan of it, and I'm not a promoter. I normally don't give it because God has given enough in natural foods. If we treat it the right way, don't overcook. If we treat it in the natural form, eat it in a natural form, I think it gives you everything which you require for a good, healthy life. That's one part of it. I don't know. These are just add-on. They say it's, part of the food. But if you can have a good food, there's no need for it. And, I would give you an example. You see all these laborers, they have very good muscular body. They have a lot of protein. They don't suffer from disease. They eat a very raw food and very poor food in our parlance. But they have a very healthy life, a healthy body. They're not taking any nutrients and antioxidants and vitamins. No supplements, they are good. So I think body has enough ways to actually produce these vitamins themselves. And what is required is a natural diet and a natural lifestyle and a lot of exposure to sunlight. That's one part of it. Statins are good if your cholesterol is not getting controlled by, or it is very high, and you have risk factors and not getting controlled by, natural lifestyle and the proper food and exercise. Then it's required to prevent future diseases. But it's not a panacea that everybody should take statin and everybody should have this level. I have seen people who have cholesterols as high as 160, 180, 200. They have absolutely no plugs in their coronary arteries, absolutely clean coronary arteries. They're very healthy. And if you look at their genetics, in their family, people have lived more than 100 years. Most of them have lived more than 100 years. It's not actually essential that a figure is to be achieved. If you have more risk factors, if you have a disease, and then your lifestyle is not working out, then you must take these medicines, but not that everybody should take these medicines to prevent a coronary artery disease or a stroke. Because every medicine has some sort of a side effect, and every medicine works on a cellular level, at a liver level. It has many reactions which we don't know, we are not aware of. Maybe in future we would be aware of that these were not required. So every pill has an ill. So don't take a pill just because your figure is getting into a normal range. And we really don't know what is normal. Normal for you and me may be different, but we tend to generalize that this is the normal and this is the cutoff. So that's one part. The second part is more, more of conceptual thing. What I think for myself is getting out of body consciousness is very important. And if you are getting out of body consciousness, you need to at least have something to identify with. I think the point of light thing which we meditate on is the smallest thing which you can actually identify with, and then relate and then carry on the meditation. But I don't know whether that is the only way. It could be many other ways. But what is most important is that you need to get out of body consciousness. You be in your own Atma, and then you have a different spiritual experience, which is your true existence.
where does it stay? It stays here or everywhere, we don't know, but this is the concept which we start with. It's like, you know, if you go to a school, you have to start with alphabets, A, B, C, D. If you are in a different language, you will start with different alphabets, but some basis, some identification is important. And third, of course, karmic accounts or prarabdha has to be settled. There's no way you can change your prarabdha. You have to go through it. Everybody has to go through it, whether it's at a physical level or emotional level or, you know, existential level. But as you said, the way we cope up with it, our reaction to it is so different. And then these things don't affect us, you know, because we are in our own self. It's like something is happening in another country or in a neighborhood. We are not affected. We just are observing. Similarly, if you have the same concept in our life, by this meditation and this way of life, I think our own reactions to this will be very peaceful and calm, and we'll be just more like an observer, least affected by this, but most affected by our true innate qualities and inner nature. This is what I think, but sister would be the right person to answer this. जैसे आपने कहा ही था कि ना, बिकॉज इफ यू गो आउट ऑफ द बॉडी कॉन्शियसनेस 100% उसका, बिकॉज बॉडी कॉन्शियसनेस से पोजीशन वो सब नेगेटिविटी आ ही जाती है. सो नो अदर वे, चॉइस ही नहीं है. तो इसलिए ये सोल कॉन्शियसनेस थॉट्स को डाउन करना ही है. तो ये वाला तरीका हेल्प करता ही है. और बाकी व्हेन आई नो अबाउट द कार्मिक अकाउंट, तो फिर वैसे भी वो इमोशनल जो डिफिकल्टीज हो रही है, इमोशनल फीलिंग्स है, वो डाइल्यूट हो ही जाती है. इसमें तो होता ही है. ओके जी, अभी हम डॉक्टर कल्पना बहन को इनवाइट करती हूँ. आप भी पिछले 3 साल से कल्पना का नाम इस ज्ञान में चल रहे हैं. आप यहीं GK4 में रहते हैं. आपका अपना कटारिया डायग्नोस्टिक सेंटर है फुल, और आई थिंक सो इट्स अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. बच्चे भी डॉक्टर्स हैं और हस्बैंड भी डॉक्टर है. तो बाबा के बच्चे हैं, अच्छे से रेगुलर क्लास करते हैं. तो आप वोट ऑफ थैंक्स हम सबको, हमारी तरफ से सबको देंगे. ओम शांति. Okay. I would like to extend my sincere thanks, okay, to Dr. Khanna for sparing his valuable time, and especially on the Sunday evening. And डॉक्टर खन्ना ने हमें इतना नॉलेजफुल और इतनी ब्यूटीफुल नॉलेज दिया है, शेयर किया है हमारे साथ, कि एवरीबडी शुड learn something from his knowledge. He shared both medically and spiritually very beautiful points, and he's given us such information and very preventive measures. Also, so many points to learn. I hope all of you will follow them. And आप सब लोग जिन्होंने अटेंड किया ये सेशन, हम उनके लिए भी बहुत आभारी हैं. सबको बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए. And once again, I thank to Dr. Khanna on behalf of whole Farishta family. Thank you so much, Doctor. आप गायनिकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट, वो जो भी है, वो मेरा सबसे डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है. दिस इज व्हाट. थैंक यू वेरी मच खन्ना भाई. बाबा के घर आए और इतनी वैल्यूबल, हाँ अपने घर आए. हाँ, आते रहते हैं. और सचमुच जब भी हम जाते हैं अपोलो, मैं खन्ना भाई से जरूर मिलती हूँ. और मेरे सारे जो इश्यूज है ना, इनके बोलने से ही सॉल्व हो जाते हैं जब ये होते हैं. तो अनकंडीशनल हेल्प, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑलवेज देते रहे हैं. और बाबा से बहुत प्यार भी है. और मुरली अगर टाइम नहीं मिलता है तो भी जब भी समय मिले फोन पे मुरली सुनते हैं. आई थिंक सो मुरली हेल्प करती है ना. जस्ट
10 मिनट्स मैंने कहा है कि और कुछ नहीं, अगर 10 मिनट्स भी मिलता है आप फोन करो, हम रेडी है वो सुनाओ। और वैसे अभी आपने बताया नहीं, लेकिन आपके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस है जब कोई भी प्रोसीजर करते और बाबा को याद करते हैं, तो आपने अनुभव मुझे सुनाया हुआ है कि जो रिकवरी रेट है और जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर डॉक्टर ऐसे मिल जाए ना तो हमारी पूरी सोसाइटी सॉल्व। रियली सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं समझती हूँ डॉक्टर्स का ही है, जो भी इश्यूज हम अभी देखते हैं। लेकिन इस तरह के डॉक्टर्स आपके जैसे बहुत जेरोक्स कॉपीज क्रिएट करे तो बहुत अच्छा रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।